क्या सूट नहीं होती भाई? चलो, एसी की हवा सूट नहीं होती है। ये पर एक समस्या है ना, मेरे साथ भी है। चलो, चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आवाज आ रही है? हाँ। नहीं, लाइव है ना? हाँ। माइक की जरूरत है क्या तुमको? आगे आ जाओ। 3 टेबल छोड़ के बैठे हो वहां, पीछे बैठ के कह रहे हो माइक की जरूरत है। ये किस प्रकार का न्याय है? अब आ रही है? वाह, ये भी सही है। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे जैविक खेती। बीज विज्ञान खत्म हो गया ना कल? बीजोपचार बताऊं? चलो। है ना? तो बीजों को जब किसी पदार्थ से बुआई के पहले मिला दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? बीजोपचार कहते हैं ना। अब बीजोपचार कितनी चीजों से कर सकते हैं? अंग्रेजी में क्या कहेंगे बीजोपचार को? सीड ट्रीटमेंट। अब या तो हम कवकनाशी से बीजों का उपचार करें, है ना, या तो कीटनाशी से करें, या तो फिर काय से करते हैं बेटा? जैव उर्वरक से। किससे करते हैं? जैव उर्वरक से। तो जब बीजों को किसी विशेष प्रकार के रसायन से बुआई के पहले ही मिला दिया जाता है तब इसको क्या कहा जाता है? बीजोपचार कहा जाता है ना। अब बीजोपचार में हम अलग अलग प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं और इसका सही क्रम क्या है बताओ? इसका सही क्रम है FIR। क्या है बेटा? FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम। मतलब पहले क्या करेंगे? कवकनाशी या फफूंदीनाशी, फिर काय से करेंगे? कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड, और लास्ट में काय से कर देंगे? राइजोबियम से। अब जो आपने जैव उर्वरक पढ़ा उसमें राइजोबियम की मात्रा, बीजोपचार का तरीका सब वहां पे डिस्कस किया आप लोगों ने कि राइजोबियम का एक पैकेट 200 ग्राम का आता है। इससे 10 किलोग्राम बीजों का बीजोपचार बहुत आसानी से किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या? वेरी गुड। फिर अपन ने देखा कि थोड़ा पानी लेंगे, उसमें 50 ग्राम गुड़ डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर ठंडा कर लेंगे। जब वो रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर आ जाता है तो उसमें राइजोबियम का पाउडर डाल देते हैं, बीजों को उसमें मिला देते हैं, छांव में सुखाते हैं और सेम डे 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर बुआई कर देते हैं, है ना। बस यही होता है बीजोपचार। अब अगर इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो अपन पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कवकनाशियों की। तो बीज उपचार में जो कवकनाशी प्रयोग होती है वो 3 प्रकार की होती है ना। एक होती है सबसे पहले कॉपर युक्त कवकनाशी। कौन सी होती है बेटा? कॉपर युक्त। दूसरी होती है पारा युक्त, Hg मतलब मरकरी, पारा युक्त। और तीसरी होती है सल्फर युक्त। तो सल्फर युक्त कवकनाशियों का प्रयोग जो है वो बीजोपचार में नहीं किया जाता है। ज्यादातर किसका किया जाता है? कॉपर युक्त का और पारा युक्त का। अब कॉपर युक्त कवकनाशियों में सबसे पहले अपन बात करते हैं बोर्डो मिश्रण की। हॉर्टिकल्चर में पढ़ा क्या तुमने बोर्डो मिश्रण? हाँ। बोर्डो मिक्सचर की खोज किसने की? प्रोफेसर मिलारडेट ने, है ना। कब की? 1885 में सबसे पहले इसका प्रयोग किसमें किया था? अंगूर की फसल में। इसमें क्या क्या मिलाते हैं? कॉपर सल्फेट, चूना और पानी। 1:1:1.25 में करेंगे तो इसको कहेंगे अपन बोर्डो पेस्ट, है ना। और 5:5:25, 5:5:25, यानी 1:1:10 में जब हम करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? बोर्डो मिश्रण, है ना। पर नाम पूछता है कि निम्न में से कौन सा कॉपर युक्त कवकनाशी है, तो क्या आंसर आएगा बेटा? बोर्डो मिश्रण। खोज किसने की? प्रोफेसर मिलारडेट।
है ना, 1985 में। कुछ लोग 1882 भी मानते हैं, 1982 भी मानते हैं, है ना। 1900 लिख दिया क्या मैंने? 1885 यानी 1885 में, ठीक है। अब ये ऐसा माना जाता है कि ये जो खोज है ये इंसिडेंटली हो गई थी, मतलब उन्होंने कुछ और चीज की खोज करने जा रहे थे और ये क्या बन गया, कवकनाशी बन गया, है ना। जब उन्होंने अंगूर की फसल पे इसका छिड़काव किया तो डाउनी मिल्ड्यू जो है उसका नियंत्रण हो गया। तो ये तो हॉर्टिकल्चर वाले सर ने पढ़ाया होगा ना, कि ये जो बोर्डो मिश्रण है इसका संबंध कौन सी फसल से था, अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू से। फिर एक आता है चौबटिया मिश्रण, क्या आता है बेटा, चौबटिया पेस्ट। ये भी फल वृक्षों पे लगाया जाता है, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसमें मिलाते हैं कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड और चूना, है ना, और पानी। तो ये बस इतना नाम ही याद रखना है कि कॉपर युक्त कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक बोर्डो मिश्रण है और एक चौबटिया पेस्ट है। पारा युक्त की अगर हम बात करें तो पारा युक्त में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे आता है सेरेसोन और एग्रोसोन। सेरेसोन एग्रोसोन का प्रयोग किया जाता है आपका खास करके मक्का और ज्वार की फसल के बीजोपचार में। इसके अलावा फिर आता है अपना एक और कॉपर युक्त एगालाल और एराटान, ये पढ़ा है क्या तुमने? एगालॉल और एरेटॉन जो है ये गन्ने में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है बेटा? गन्ने में प्रयोग किया जाता है। सल्फर युक्त में कौन सा आता है, एक तो केराथरेन, केराथरेन का अपन क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, है ना। इसके अलावा सल्फर युक्त में वीटावेक्स और बाविस्टिन जैसे शाकनाशी भी कवकनाशी भी आते हैं जो बीजोपचार में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। वीटावेक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है बेटा? देखो, एक तो आता है वीटावेक्स, वीटावेक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है बेटा? गेहूं में। किसमें किया जाता है? गेहूं में। एक आता है बाविस्टिन, एक आता है थायरम। थायरम का किसमें किया जाता है? दलहनी फसलों में, है ना। बाविस्टिन का लगभग सभी फसलों में आसानी से किया जा सकता है। तो थायरम। एक आता है कैप्टान, कैप्टान का भी दलहन और तिलहन में। तो अभी इतना लिख लो, बीज उपचार। सीड ट्रीटमेंट क्या लिखोगे? जब विशेष प्रकार के रसायनों से बीजों का उपचार किया जाता है या बुआई के पहले जब विशेष रसायनों से बीजों को मिला दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? सीड ट्रीटमेंट। आजकल तो मशीनें भी आने लग गई है ना। आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हो रहा है? ट्राइकोडर्मा का। हाँ, वो अपन आगे पढ़ेंगे इसी में।
लिख लिया? चलो। लिख लिया? ठीक है, अब मैं और बोल रहा हूँ और लिख लेना है ना इसके अलावा भी, ताकि कभी एक आध क्वेश्चन आ जाए इसमें से तो। लिखो, गेहूं में कार्बेंडाजिम, विटावेक्स से भी करते हैं ना। गेहूं में कार्बेंडाजिम, गेहूं में कार्बेंडाजिम, धान में थायोफिनेट मिथाइल, गेहूं में कार्बेंडाजिम और धान में थायोफिनेट मिथाइल। मक्का में थायरम प्लस कैप्टान।
मूंगफली में मैनकोजेब। मैंकोजेब। कपास में कार्बेंडाजिम और थायरम दोनों से। चने में ट्राइकोडर्मा और अरहर में थायरम। सोयाबीन में थायरम के साथ कार्बेंडाजिम। सेम कपास की तरह, तो यहीं लिख दूं सोयाबीन। सोयाबीन और कपास में एक जैसा। बाजरे में मेटालेक्सिल और सरसों में मैनकोजेब। मेरे हिसाब से तो बहुत है। तुम्हारा हिसाब क्या कहता है? फिर लिखो कीटनाशी। ये कौन से थे? कवकनाशी। अब लिखेंगे अपन कीटनाशी। कीटनाशी में दो ही लिखते हैं, एक तो क्लोरोपाइरिफॉस और एक तो है इमेडा क्लोरोपिड। अच्छा, जैव उर्वरक तो नहीं लिखूं, वो तो पूरा टॉपिक पढ़ लिया ना अपन ने। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोला, एजोस्पिरिडियम, है ना। वो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा जिंक, सॉरी, हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, इनसे भी अंकुरण प्रतिशत और सीड विगर जर्मिनेशन परसेंटेज दोनों बढ़ता है ना। जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अन्य बीज उपचार लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक तो जिंक सल्फेट से करते हैं, एक मैग्नीशियम सल्फेट और एक मैंगनीज सल्फेट। इनसे क्या बढ़ता है? अंकुरण एवं बीज स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। चले आगे। चलो, अब देखो, अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है? जैविक कृषि। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग।
तो ये जो है आपके 12th में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर खाद और जैव उर्वरक दोनों आता है, पर आप दोनों टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हो। खाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया पक्का? जैव उर्वरक वो भी पढ़ लिया? तो बचा हुआ जैविक कृषि मैं पढ़ा देता हूं आपको, है ना। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके और नाम क्या है बेटा? कार्बनिक खेती, पर्माकल्चर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कभी सुना है नाम? JBNF, इसको कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, है ना। इसको इको फार्मिंग भी कहते हैं। इको फार्मिंग को हिंदी में करेंगे ट्रांसलेट तो क्या आ जाएगा? पारिस्थितिक कृषि। नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग भी किसका पर्यायवाची है? इसी का है। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक खेती। पर वास्तव में देखा जाए तो ये सब अलग अलग है ना, इनकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल परिभाषाएं हैं। पर 12th के लेवल पे सबको एक ही मान के पढ़ाया जाता है, इसलिए 12वीं की किताब में सारे नाम लिख दिए, जैसे अग्निहोत्र, ऋषि खेती, बायोडायनामिक खेती, है ना, जिसको अपन क्या कहेंगे? जैव गति की। कितने नाम हो गए? कार्बनिक खेती, पर्माकल्चर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इको फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, अग्निहोत्र, ऋषि खेती, बायोडायनामिक खेती, और नाम याद आ रहा है क्या का? तो ये सब क्या है? जैविक खेती के अलग अलग नाम है। इनको अलग अलग भी बता दूंगा मैं तुमको, लिखवा दूंगा एक एक डेफिनेशन, ताकि अपने को पढ़ने में कोई समस्या नहीं। अब देखो, एक सीधा सा सिद्धांत है जैविक खेती में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जब हम लोग पारंपरिक खेती करते थे, पारंपरिक खेती मतलब फार्म पर ही उत्पादित होने वाले पदार्थों को खाद और उर्वरक के रूप में हम लोग प्रयोग कर लेते थे, ज्यादा रसायनों का खेती में प्रयोग नहीं होता। उसके बाद अपन आजाद हो गए, फिर 1960 में अपन ने भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला, GBPAT पंतनगर। फिर विदेशों से बोना गेहूं भारत में आया 1963 में, और उसके बाद हमने सिंचाई का जो है दायरा बढ़ाया, उर्वरकों का, कीटनाशकों का, फफूंदनाशियों का, हार्मोन्स का, है ना, बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप क्रॉप का, हाइब्रिड सीड का, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का इतना ज्यादा भारी मात्रा में प्रयोग किया कि हरित क्रांति आ गई। और इस हरित क्रांति की वजह से हम क्या कर रहे हैं? एक साल में दो दो तीन तीन फसलें ले रहे हैं, एक साथ एक ही खेत में दो दो तीन तीन फसलें ले रहे हैं, सघन खेती कर रहे हैं, है ना, बहुफसली खेती कर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ कि तेजी से मृदा की उर्वरता में कमी आने लगी, साथ ही साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जैसे दुष्परिणाम आए। मानव एवं पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर, जीव जंतुओं के, पौधों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा, और पारिस्थितिक संतुलन जो है धीरे धीरे खराब होता जा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी कारणवश हमारी जो मृदा की उर्वरता है वही नष्ट हो गई, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए, तो फिर आने वाले भविष्य में खेती करना लगभग असंभव हो जाएगा। तो अपने को वापस उसी पुरानी खेती की तरफ चलना है, जहां गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, पादप और जंतु अवशेषों का प्रयोग किया जाता था, जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण किया जाता था, जैविक खरपतवार नियंत्रण किया, मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पारिस्थितिक संतुलन है, उसको बिगड़ने नहीं देना है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना है। इस प्रकार की घटना को टिकाऊ खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टिकाऊ खेती। तो मैं पहले तो तुमको, है ना, सबकी परिभाषा बता देता हूं, है ना, सबकी तुम परिभाषा पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसी खेती जिसमें किसी भी सिंथेटिक केमिकल का, कृत्रिम संश्लेषित रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कारखानों में बनने वाले रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मुझे बताओ, कारखानों में बनने वाले रसायन कौन से होते हैं? उर्वरक और कीटनाशी और शाकनाशी। मैंने खरपतवार चैप्टर में सारे नाशी पढ़ाए हुए हैं तुमको।
वो सारे नाशी इसमें प्रयोग नहीं होंगे। साथ ही साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप जैसे बीटी कपास भी इसमें प्रयोग नहीं होगा, है ना। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स का प्रयोग भी इसमें नहीं होता। मतलब कोई भी कारखाने में बना हुआ केमिकल है उसका छिड़काव हम जैविक खेती में नहीं करते। तो इस जैविक खेती को डिफाइन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो हम क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ। क्या हो जाएगा बेटा, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बोन जर्मनी में। कहां पे बेटा, बोन जर्मनी। और इसकी स्थापना कब हुई, 1972। ये क्वेश्चन जेईटी 2021 में पूछा हुआ है कि IFOAM इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट या अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, बोन जर्मनी में, है ना। अब इन्होंने इसकी एक परिभाषा दी, पर यहाँ पर चूंकि हमने एक संस्थान का नाम लिखा है तो बाकी के संस्थान भी यहीं पे लिखवा देता हूं ताकि आगे जाके संस्थान के मामले में अपना कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो, भारत सरकार ने नोफरी की स्थापना की। नोफरी मतलब नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान। कहां स्थित है बताओ, गंगटोक सिक्किम में। कहां पर स्थित है बेटा, ये प्रश्न पिछले साल 2024 में जेईटी में आया कि नौफरी कहां स्थित है, सिक्किम। इसके अलावा गाजियाबाद में 2004 में एक और संस्थान बनाया जिसका नाम पहले था NCOF। क्या नाम था बेटा, अब इसको यहां पर बीच में नेचुरल फार्मिंग को इसमें जोड़ दिया गया तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक कृषि एवं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती अनुसंधान केंद्र कहां बनाया गया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इसको क्या लिख दे, अंग्रेजी में लिखूं क्या इनके फुल फॉर्म, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पक्का। तुम मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समय बच जाएगा इससे अपना, है ना। इसको लिख देता हूं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, नेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, है ना। फिर नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसको क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र। ये कहां पर है, गाजियाबाद। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। तो ये राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जैविक खेती के संस्थान है ना। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम क्या है बेटा, FAO, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन।
इनकी स्थापना भी लिखवा दूं क्या? ये बना 2016 में, ये बना 2004 में, ये बना 16 अक्टूबर 1945 में, है ना। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आजकल संस्थानों में से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, हर चीज का संस्थान पूछ लेते हैं। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और आईसीआर दिवस 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर। 16 जुलाई को आईसीआर डे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, है ना। और ये कहां पर स्थित है? रोम। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। इसका क्या काम है पता है? जितने भी अमीर देश हैं वहां से फंड जुटाता है और फिर गरीब देशों में भोजन उपलब्ध कराता है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज। अफ्रीका है, भारत में भी करा था। भारत को भी गरीब देश ही मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ भी कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है। तो जो आंगनवाड़ी केंद्रों में दलिया मिलता है उसमें कहीं ना कहीं WHO और FAO दोनों का योगदान। चलो, तुमने जो 12वीं में पढ़ा उससे थोड़ा अलग है। 12वीं में तो तुमने पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसा आइडिया है 100%। ठीक है नौजवानों, ये लक्ष्मण नाम का एक बालक है, ये लिख ही नहीं पाता, बहुत स्लो लिखता है। फिर ये कहता है स्लाइड पीछे करो, स्लाइड पीछे करो। बेटा सबकी स्पीड सेम है हमारे यहाँ, है ना। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगी, या तो फिर ये सेव हो जाती ना फाइल, तब जाके आप इसको लिख लिया करो। ठीक है। चले आगे, चल सकते हैं। वेरी गुड। लिखो भाई, गंगाराम कितना स्लो लिखते हो तुम यार। बोले हम स्पेलिंग चेक करते रहते हैं, नेशनल की स्पेलिंग 2-3 बार तो देखते हो तुम। नाटी ओनाल देखो क्या लिखा है। चलो चले आगे। 3, 2, 1, आगे। लिखो परिभाषा किसकी? जैविक खेती की परिभाषा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसके हिसाब से लिखोगे पहले? लिखो IFOAM के अनुसार। IFOAM के अनुसार।
देखो, जैविक खेती एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जैविक खेती एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जैविक खेती एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, कौमा, जो मृदा, कौमा कौमा लगाते हो तुम, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। जो मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित पारिस्थितिकीय यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं, जैव विविधता और चक्रों पर निर्भर करती है और चक्रों पर निर्भर करती है, न कि ऐसे पदार्थों पर, न कि ऐसे पदार्थों पर जिनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और लिखूं क्या? 3 लाइन और है। अब देखो, इसकी एक ट्रिक है। ज्यादातर बच्चे क्या पूरी परिभाषा याद करने की कोशिश करते हैं। अपने पूरी परिभाषा कभी नहीं याद करना, अपने परिभाषा में शब्द ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? IFOAM की जो परिभाषा है उसमें अपने ढूंढना है उत्पादन प्रणाली। क्या ढूंढना है बेटा? जहां उत्पादन प्रणाली लिखा दिख जाए, समझना कि यह परिभाषा किसकी है, तो उसको अंडरलाइन कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? जब बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा लिखी हो तो उसमें से एक काम की चीज देख लो जो पूरी परिभाषा में नहीं होती। अब ये कोई लिखित परीक्षा तो है नहीं कि कोई तुमसे पूछेगा कि IFOAM ने कौन सी परिभाषा दी। अपने ढूंढना जिसमें उत्पादन प्रणाली लिखा है वो किसकी है। हाँ, अब लिखो FAO के अनुसार। लिखो, जैविक कृषि एक विशेष उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है। जैविक कृषि एक विशेष उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो कृषि पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। जैविक कृषि एक विशेष उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। फिर से बोलूं, जैविक कृषि एक विशेष उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है
और उसमें सुधार करती है। जिसमें जैव विविधता, जिसमें जैव विविधता, जैविक चक्र, जैव विविधता, जैविक चक्र और मृदा की जैविक क्रियाशीलता शामिल है। और मृदा की जैविक क्रियाशीलता शामिल है। ठीक है, ये भी 4 लाइन और बची हुई है, पर इतनी बहुत है अपने लिए। अब ये दोनों याद नहीं करना है, ये याद करना है कि जैविक कृषि की परिभाषा किन दो संस्थानों ने दी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट और एफएओ, है ना। जहां प्रबंधन दिखे वो एफएओ की परीक्षा है, जहां प्रबंधन नहीं दिख रहा है बीच में वो केवल उत्पादन प्रणाली है तो एफओएम की, है ना। और अगर उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है तो एफएओ की, बीच में प्रबंधन लगा दे तो एफएओ। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या, अपन उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लो कि अभी ये रसायनों का दुष्प्रभाव तो सबको पता है, अरे सही है कि गलत है। और एक आमिर खान ने एक पहले प्रोग्राम बनाया 2008 में, उसका नाम था सत्यमेव जयते। उसमें उसने इसके ऊपर काफी 2 एपिसोड बनाए थे, पर वो 1-1 घंटे के एपिसोड अपन यहाँ देख तो सकते नहीं है, है ना। उसने बताया था किस प्रकार से ये जो कृषि में प्रयोग होने वाले रसायन है, इनका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इनकी मात्रा जो है वो लिमिट से भी ज्यादा किसान प्रयोग करते हैं। फलों और सब्जियों पर इतने इतने स्प्रे कर देते हैं जहर का कि वो हमारे भोजन में और पारिस्थितिक तंत्र में शामिल हो जाता है। जैसे डीडीटी एक कीटनाशक था, पता है तुमको, जेडलर ने खोजा था, फिर डॉक्टर पॉल मुलर ने उसके कीटनाशी गुणों का पता लगाया था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में उसका प्रयोग हुआ। फिर भारत सरकार ने डीडीटी को हर घर के बाहर छिड़कवाया, नालियों में फेंकवाया, पशुशालाओं में छिड़कवाया। बाद में पता लगा कि ये डीडीटी नष्ट होता ही नहीं है, ये पानी में घुल के बह जाता है, समंदर में चला जाता है, फिर बारिश में चला जाता है, फिर पीने के पानी में चला जाता है। मछलियों में डीडीटी है, इंसान के खून में डीडीटी है। अभी अपना जो खून है ना, इसका अगर सैंपल लेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, और वो डीडीटी आया कहां से, पता नहीं कब किसने छिड़काव किया, पानी में घुल के आ गया। गाय भैंस के दूध में डीडीटी है, इंसान में डीडीटी है, सब जगह डीडीटी। तो ये तो एक ही रसायन, ऐसे हजारों सैकड़ों रसायन जो है हमारी रगों में दौड़ रहे हैं, और अगर इनको नहीं रोका गया तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। इस कारण से फिर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है कि रसायन मुक्त खेती करो, जिससे पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। नहीं तो पता चला कि 200 साल बाद अपन रहेंगे ही नहीं। पृथ्वी तो रहेगी, अपने पहले भी थी, अपने बाद में भी रहेगी, पर मानव जाति का विनाश हो जाएगा। तो इस कारण से कहा जा रहा है कि वही चीजें प्रयोग करना है जो प्रकृति में पहले से पाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जैविक खेती करने का फायदा क्या है, बताओ क्या लाभ है। ये 12वीं की किताब में नहीं लिखा है, मैं बताऊंगा क्या लाभ है। जैविक खेती करने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है ना। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीव जंतुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और सूक्ष्म जीवों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना। साथ ही साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण नहीं होते। ये डिस्कस करने वाली चीज, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, रटने वाले ज्यादा नहीं आते, आते जरूर है पर ज्यादा नहीं आते हैं, सोचने समझने वाले आते हैं। तो अब कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करेगा, तो पहली बात तो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करेंगे तो हमारे जो उत्पाद है उनका मूल्य दूसरे उत्पादों से ज्यादा रहेगा, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक भी ज्यादा वैल्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की है। वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या चीज उगाई। फल सब्जियां उगाई है तो 2 गुना मूल्य मिलेगा, है ना। पर मान लो आपने मसाले उगाए हैं या आपने कोई मेडिसिनल क्रॉप उगा ली, औषधि फसल, तो उसका मूल्य 10 गुना ज्यादा तक भी हो सकता है।
तो एक तो उपज का मूल्य अधिक मिलता है, सभी का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, और पारिस्थितिक संतुलन बढ़िया। ये तीन प्रमुख लाभ है। कितने लाभ है बेटा? तीन। तो अपन कह सकते हैं जैविक कृषि के कितने लाभ हो जाएंगे अपने पास? पहला लाभ बताओ क्या है, शॉर्टकट में लिखते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। दूसरा लाभ क्या है? स्वास्थ्य बना रहेगा। और तीसरा लाभ क्या है? मूल्य ज्यादा मिलेगा, जिससे आर्थिक आय बढ़ेगी या आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तीन इसके लाभ। अब कोई किसान मान लो जैविक खेती करना चाहता है ना, जैसे अपन एक उदाहरण से समझते हैं कि एक बार घनश्याम ने हरे राम काका को बताया कि हरे राम काका ये जैविक खेती जो है बहुत अच्छी चीज है, आप करा करो। तो हरे राम काका तो साफ सीधे आदमी है, उन्होंने पूछा क्यों करा करो? तो उसने समझाई पूरी कहानी कि ऐसा ऐसा होता है, अगर आप जैविक टमाटर उगाओगे तो वो 200 रुपए 250 रुपए किलो बिकेगा, और नॉर्मली 20 25 30 रुपए किलो ही बिकता है किसान का टमाटर मंडी में। अब हरे राम काका को बात जच गई, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। अब प्रमाण पत्र की शर्तें क्या है देखो, जिस खेत को प्रमाणित करा, सब पूरी जमीन एक साथ तो ऑर्गेनिक कर नहीं सकता किसान, महंगा पड़ जाता मामला। तो वो अपना 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 1 बीघा 2 बीघा के लिए प्रमाण पत्र लेना चाहता है। तो सबसे पहले तो वो उस खेत में 2 से 3 साल तक किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। सर 2 साल क्यों लगेंगे? क्योंकि ये जो रसायन हम प्रयोग करते हैं इनका लंबे समय तक दुष्प्रभाव खेत में बना रहता है। जैसे एट्राजिन लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस हर्बिसाइड माना जाता है, 2 साल 24 महीने तक इसका प्रभाव खेत में देखा जा सकता है ना। तो 2 3 साल पहले तो आप प्रोडक्शन लोगे, और वो प्रोडक्शन ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अभी प्रमाण पत्र मिला ही नहीं है। फिर 2 साल बाद अपन अप्लाई करेंगे कि भैया हमारा ये खेत पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो चुका है, हमको प्रमाण पत्र दे दो। तो वो आएंगे, मृदा का नमूना लेके जाएंगे, वहां जो पौधे उग रहे उनका नमूना भी ले जाएंगे, आपका जो जलाशय जलाशय समझते हो, जहां से पानी पिलाओ, कुआ वगैरह, इसका भी नमूना ले जाएंगे, और प्रयोगशाला में चेक करेंगे क्या इसमें कोई भी कृषि रसायन उपस्थित है। अगर नहीं है तो क्या होगा? प्रमाण पत्र मिल जाएगा। फिर आपको पूरी जैविक खेती के सभी नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। एक बात मैं बता देता हूँ कि नीम के उत्पाद और तंबाकू के उत्पाद भी जैविक खेती में प्रतिबंधित कर दिए गए, है ना। नीम ऑयल जो है उसका प्रयोग जैविक खेती में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, भारी धातुएं पाई जाती है, जो ऑलरेडी प्रदूषक ही मानी गई है। तंबाकू तो बिना रसायनों के छिड़काव के तो तंबाकू उगेगा ही नहीं, तो फिर उसका प्रयोग जैविक खेती में कैसे करेंगे? तो तंबाकू उत्पाद और नीम के उत्पाद, खास करके नीम ऑयल को प्रतिबंधित कर दिया गया। बाकी की चीजें आपको डालना है, पोषक तत्व के लिए गोबर की खाद, हरी खाद, जो भी खाद वाला चैप्टर पूरा डाल सकते हो, है ना। खलियां, रक्त चूर्ण, गुआनो पक्षी की खाद, जैव उर्वरक पूरे प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको फसल उत्पादन करना है। जैविक कीट नियंत्रण, जैविक रोग नियंत्रण और जैविक खरपतवार। दूसरी बात, वो जो संस्था है जिसने आपको प्रमाण पत्र दिया है, वो कभी भी आके खेत में छापा मार सकते, क्योंकि किसान ने प्रमाण पत्र लिया, पता चला रात में यूरिया डाल दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, कुएं में ही बोरी डाल दी यूरिया की। तो वो आके बीच में मृदा का नमूना ले जाएंगे, जैसे ही पकड़ में आए वैसे ही, हाँ, प्रमाण पत्र तो कैंसिल होगा, सजा भी हो सकती है। लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हो तुम तो समय समय। दूसरी बात के जो जैविक उत्पाद है उसका परिवहन और भंडारण अलग करना और अजैविक का अलग करना। नहीं तो पता चला अपन ने 1 हेक्टेयर में तो जैविक टमाटर उगाया और 4 हेक्टेयर में अजैविक उगा लिया, दोनों को एक ही ट्रक में भर दिया, जो काम साल भर बचाया वो वहां हो गया। तो भंडारण और परिवहन भी अलग अलग करना है। तो ये 4 शर्तें आपको ध्यान में रखना है ना। अब आपके पास प्रमाण पत्र भी, हरे राम काका वो टमाटर लेके गए। अब जैविक जो उत्पाद होता है ना, वो देखने पे बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई नहीं देता है। रासायनिक उत्पाद बहुत अट्रैक्टिव आकर्षक दिखाई देते हैं, जैविक उत्पाद आकर्षक नहीं दिखाई। अब हरे राम काका ट्रॉली ले खड़े हैं मंडी में, उनका टमाटर कोई खरीद ही नहीं रहा है। पूरे आते हैं, देखते हैं कि अरे यार ये पूरा लाल ही नहीं हुआ, लाल पीला दिख रहा है, तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ अब हरे राम काका गुस्सा आता है, वो लगाते हैं फोन घनश्याम को और शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। कम पढ़े लिखे लोग शुद्ध हिंदी में ही बात करते हैं हमेशा,
है ना, उनके भाषा शैली में गालियों की आवृत्ति कुछ ज्यादा ही होती। तो घनश्याम बोलता आप कहाँ बेच रहे हो? बोले मंडी। बोले मंडी में मत बेचो, बाहर खड़े हो जाओ ट्राली लगा के। बोले यहाँ अंदर ही नहीं खरीद रहा कोई, बाहर कौन खरीदेगा? बोले आप एक काम करो, एक बड़ा सा बोर्ड बनाओ, उस पे लिखो जैविक टमाटर 250 रुपए किलो। अब हरे राम काका ने वो बोर्ड बना के ट्रॉली पे रख दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर सारे टमाटर बिक गए। हरे राम काका के पास ऐसे गड्डी से पैसे आ गए, मजे आ गए उनको तो। अब ये घटना देख रहे थे घनश्याम के पापा, और साला 1 ट्रक टमाटर बेच दिया मैंने, 60,000 नहीं आए, और ये हरे राम के एक ट्रॉली में 1.5 लाख रुपए के आसपास कमा लिया इसने तो यार। अंतर किस बात का है? बताओ किस बात का है? जैविक का अंतर नहीं है, बोर्ड का अंतर है। दूसरे दिन उन्होंने ट्रक खड़ा करके बोर्ड टांग दिया जैविक टमाटर, उनका ही बिक गया। अब गुस्सा किसको आएगा? हरे राम काका गुस्सा आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि 2-3 साल मेहनत करी, उत्पादन भी थोड़ा कम हुआ, गुणवत्ता भी कम हुई, और पैसे तो दूसरे ही कमा रहे झूठ बोल बोल के। तो इसलिए अगर कोई ऐसा बोर्ड लगाता है और पकड़ा जाता है तो उसको सीधे जेल होगी। क्या होगी? मतलब जैविक खेती में जैविक शब्द का प्रयोग करना बिना प्रमाण पत्र के गैर कानूनी है। तो 12वीं की किताब में एक लाइन लिखी हुई है कि जैविक खेती में जैविक यानी ऑर्गेनिक शब्द एक लेबल की कार्य करता है, जो ये दर्शाता है कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यान पूर्वक किया, उसके पास प्रमाण पत्र है। इसको कहते हैं प्रमाणित जैविक खेती। अप्रमाणित की कोई वैल्यू। प्रमाणित जैविक खेती, मान लो किसी कंपनी को आप सप्लाई कर रहे हो माल, और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो खरीदेगा ही नहीं। पहले क्या देखेगा? प्रमाण पत्र, है ना। तो जैविक खेती में सबसे बड़ा रोल किसका है? प्रमाणीकरण का। तो इसको कहा जाता है प्रमाणित जैविक खेती। अंग्रेजी में कहते हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं क्या मैं? समझ में तो आ रहा है तुम्हारे? ये भी बहुत हॉट टॉपिक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ऐसे स्लो में। तो मैं चाहता तो दौड़ा देता, तुमको भेरू बना देता, पर ये समझ में ही नहीं आता है लोगों को। बाद में वो जाके कहते हैं कि सर मैं जैविक खेती का डिप्लोमा कर लूं, फिर वहां कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। तो ये बेसिक है उसका कि जैविक खेती में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा? प्रमाण पत्र लेना। तो प्रमाण पत्र लेने की शर्त क्या है? 4 शर्तें। 2 से 3 साल तक उस खेत में रसायनों का प्रयोग नहीं करना है, फिर जाके क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र मिलेगा। फिर समय समय पर निरीक्षण होता रहेगा, छापे पड़ते रहेंगे, और जैविक और अजैविक उत्पादों का भंडारण परिवहन अलग अलग करना है। ये 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो यहां तक लिखो, फिर मैं कुछ बोल के लिखवाऊंगा तुमको।
लिख लिया बेटा? हाँ, लिखो। जैविक कृषि में जैविक कृषि में जैविक इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, लिख पाओगे? जैविक कृषि में जैविक कोष्टक में लिखना ऑर्गेनिक शब्द एक प्रमाण पत्र की तरह कार्य करता है। जहां प्रमाण पत्र लिखा वहां लेबल भी लिखना है ना, कोष्टक बना के नीचे लिख लेना भले, लेबल। जैविक कृषि में जैविक शब्द एक लेबल की तरह कार्य करता है, जो यह दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया है। कौन कौन से नियम है बेटा? 2 से 3 वर्ष तक रसायन मुक्त खेती के बाद प्रमाण पत्र मिलता है ना? फिर दूसरा, समय समय पर निरीक्षण होता है। और लास्ट में जैविक एवं अजैविक उत्पादों का भंडारण एवं परिवहन अलग अलग होना चाहिए। क्या हो गया बेटा? समझ में आ रहा है? लिखो फटाफट। चले आगे। नहीं चले? तो इतनी बात समझ में आ गई? इस तरह से प्रमाण पत्र ले लेंगे। और जो कहते, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी पॉलीथीन है, जो पैकिंग है, उसके ऊपर अगर अपन ने जैविक लिखा है तो उसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बिना प्रमाण पत्र के आप जैविक लेबल का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना? धोखाधड़ी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जैविक खेती के कितने सिद्धांत है। इसमें से 100% क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में। तो जैविक खेती के कितने सिद्धांत है?
4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, न्याय और निष्पक्षता का सिद्धांत, और चौथा है सेवा का सिद्धांत, है ना। मैं लिख देता हूं, तुम भी लिख लो। जैविक खेती के सिद्धांत, इसमें समझना उमझना कुछ भी नहीं है ना, वही वही बातें रिपीट होती है बार बार। प्रश्न यही आता है कि जैविक खेती का कौन सा सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला सिद्धांत क्या कहलाता है? स्वास्थ्य का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तीसरा होता है न्याय एवं निष्पक्षता का सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है सेवा का सिद्धांत, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। क्या कहते हैं? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। अब देखो जैविक खेती के बारे में लोगों के मन में विचार कहां से आया, है ना। तो अपन देखेंगे प्राचीन काल में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से महापुरुषों ने जैविक खेती के बारे में चर्चा की है। तो एक एक करके अपन उनकी बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था पाराशर। क्या नाम था बेटा? ऋषि का नाम क्या था? ऋषि पाराशर। सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है इनको, है ना। इन्होंने ग्रंथ लिखा था कृषि पाराशर। कौन सा ग्रंथ लिखा था? कभी यह भी प्रश्न आ सकता है कि कृषि पाराशर किसके द्वारा लिखा गया? ऋषि पाराशर। इन्होंने उसमें एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं जंतु नाम जीवनम कृषि। क्या कहा था इन्होंने? जंतु नाम जीवनम कृषि। मतलब कृषि का आधार कौन है? कृषि के जीवन का आधार है जंतु, और जंतुओं के जीवन का आधार कृषि। तो ये प्रश्न आता है कि जंतु नाम जीवनम कृषि की अवधारणा किसने दी, है ना। तो सबसे पहली अवधारणा किसने दी? जंतु नाम जीवनम कृषि। दूसरी अवधारणा विदेशों से आती है, रूडोल्फ स्टेनर 1924, है ना। क्या नाम था वैज्ञानिक का? रूडोल्फ स्टेनर। कुछ लोग स्टीनर कहते हैं, है ना। इन्होंने बायोडायनामिक की अवधारणा दी। बायोडायनामिक को हिंदी में कहते हैं जैव गति की। उन्होंने कहा था कि चंद्रमा की गतियों के आधार पर अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से जैविक खाद तैयार की जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ सकता है कि बायोडायनामिक किस चीज को तैयार करने की विधि है ना। इन्होंने बारहसिंगे की खाल के अंदर, उनकी आंतों के अंदर, है ना, गोबर की खाद, और सींगों के अंदर खाद बनाई, बलूत के वृक्ष की छाल से खाद बनाई। तो ये जो बायोडायनामिक वाला सिस्टम है, ये पूरा किसका सिस्टम है? जैविक खाद बनाने की बहुत सारी विधियां, ऐसी विधियां जिसका वीडियो दिखा दूं ना तो तुम्हारे मन में अजीब सी विचारधारा आने लग जाए, है ना। दिखा दूं? अरे मजा नहीं आएगा, मैंने तो देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। हाँ, किसी जानवर की खाल के अंदर, किसी जानवर की आंतों के अंदर कोई पदार्थ अपन भर सकते हैं क्या? वो तो डॉक्टरों का काम है चीर फाड़ करना, है ना। तो उन्होंने उस जमाने में 1924 में बहुत सारी विधियां बनाई थी जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? बायोडायनामिक्स। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडायनामिक्स की शुरुआत किसने की? रूडोल्फ स्टीनर। फिर 1930 अल्बर्ट हावर्ड। इनको पहचानते हो तुम लोग? इन्होंने इंदौर विधि प्रतिपादित की। हरी खाद भी अल्बर्ट हावर्ड ने ही बनाई थी सबसे पहले, है ना। तो अल्बर्ट हावर्ड ने आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत दिए। क्या दिए बेटा? आधुनिक जैविक कृषि के सिद्धांत किसने दिए?
अल्बर्ट हॉवर्ड। इसके अलावा अपने से कोई पूछे कि आधुनिक जैविक खेती का जनक कौन है, बताओ। ये जेईटी 2021 में पूछा गया प्रश्न, कि आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन है? कौन है बेटा? अल्बर्ट हॉवर्ड। फिर इनके मौसा जी थे, उनका नाम था मोसा नोबु फुकुओका। क्या नाम था? मोसा नोबु फुकुओका, 1931 में। ये कहाँ के थे? जापान के, है ना। कुछ लोग तो ये कहते हैं जापान के किसान थे, किसान विसान नहीं थे, वैज्ञानिक थे, है ना। किसानों को बस की बात नहीं। इन्होंने प्राकृतिक खेती को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा? या नेचुरल फार्मिंग के सिद्धांत दिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल फार्मिंग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नेचुरल फार्मिंग का जनक कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग किसको कहा जाता है? मौसाजी और फूफाजी दोनों एक साथ मिला दो तो नेचुरल फार्मिंग के जनक हो जाएंगे, ठीक है। चलो, फिर 1940 1940 एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉर्ड वॉल्टर। उन्होंने किताब लिखी, क्या लिखी बेटा? लुक टू द लैंड। मुझे एक बात बताओ, ये समय तो वो है जब हरित क्रांति भी, और अंकल जी क्या कह रहे हैं कि जमीन की तरफ देखो, तुमने इसकी क्या हालत बना दी। 1940 में इन्होंने पहली बार शब्द का प्रयोग किया जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया बेटा? कब किया? काय में किया, अपनी बुक में। उसके पहले इसको उन्हीं नामों से जाना जाता रहा है जो अपन ने स्टार्टिंग में लिख रखे हैं, है ना। चलो, तो ये हो गई इसकी प्राचीन कालीन अवधारणा। अब अपने मन में सवाल आता है कि भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया कि नहीं किया। तो अप्रैल 2000 भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये कृषि मंत्रालय के अंदर में आता है क्या बेटा? नहीं आता है। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसको कहते हैं जैविक उत्पादन कार्यक्रम। तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। जैसे ही प्रश्न आता है जैविक उत्पादन कार्यक्रम कौन से विभाग ने चलाया, उत्तर लगा के आ जाते हैं बच्चे कृषि विभाग, और उत्तर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उत्तर आएगा। जैसे जेईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, किसके अंडर में आती है? कृषि विभाग के अंडर में नहीं आती। पर्यावरण वन एवं पृथ्वी मंत्रालय, उसका नाम भी बदल दिया, पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय था, अब क्या हो गया? हो पर्यावरण वन एवं पृथ्वी मंत्रालय हो गया। तो इसका अपने ध्यान रखना है। तो जैविक उत्पादन कार्यक्रम किसने चलाया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, है ना। फिर जुलाई 2001 4 संस्थाओं को जैविक प्रमाणीकरण की मान्यता दी गई, जो फुर्सत में बैठी थी ना। चाय, कॉफी, मसाला और एपेडा। चाय बोर्ड, दूसरा कौन सा है बेटा? कॉफी बोर्ड, तीसरा कौन सा है? मसाला बोर्ड, और चौथा कौन सा है? एपेडा। तो सबसे पहले कौन कौन सी संस्थाओं को प्रमाणीकरण की संस्था मिली? 4 संस्था, चाय, कॉफी, मसाला और एपेडा। बोर्ड तो अपने मन से लग जाता है ऑटोमेटिक, है ना। चलो, वर्तमान में कितनी संस्थाएं जो है वो 26 से भी अधिक संस्थाएं जो है जैविक प्रमाणीकरण का कार्य कर रही है ना। ये बहुत कठिन काम है, मालूम है तुमको। इसमें बेईमानी होने की पूरी संभावना है। अरे किसी प्रमाण पत्र चाहिए तो पैसे भी तो ले सकता है वो।
तो इसलिए, पर ईमानदारी से ही करना है, तुम अगर कहीं लग जाओ इसमें, है ना। चलो, अब 2004 में किसकी स्थापना हुई बताओ? NCOF कहां बना ये? गाजियाबाद। अब इसका मैं फुल फॉर्म भी नहीं लिखवाऊंगा। क्यों नहीं लिखवाऊंगा? क्योंकि अपन लिख चुके हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा 2015-16 एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको कहते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। जब ये प्रश्न आता है ना कि परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध किससे है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये किससे संबंधित है बेटा। जैविक खेती से संबंधित योजना का नाम क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। किससे संबंधित है? जैविक खेती से। और इसके आगे राष्ट्रीय लगा दो तो और अच्छा हो जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या रख देते हैं अपन? राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना। याद रहेगा, भूल जाओगे? ये ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है जैविक खेती में से कि कौन से मंत्रालय ने शुरू किया जैविक उत्पादन कार्यक्रम। पहला ऑप्शन कृषि मंत्रालय, ये गिरे सुपरवाइजर धड़ाधड़ गड्ढे में। फिर दूसरा पूछ लेते हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध किससे है? परंपरागत खेती को बढ़ावा देने से, भू परिष्करण को रोकने से, जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती के लिए स्पेशल योजना लगाई गई है ना। फिर 2016 में सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है ना। किसको? सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? भूटान। प्रथम जैविक देश कौन सा है? भूटान। भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और राजस्थान का जिला? हाँ, डूंगरपुर। कौन सा बेटा? डूंगरपुर। जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? ये है झालावाड़ में, जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र, है ना। अब जो डेटा आपकी 11th-12th की बुक में लिखे हैं कि विश्व के 509 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, है ना, 50.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 179 देश मिलकर जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक किसान जो है भारत में, कुल किसानों की संख्या 24 लाख किसान है ना। भारत में लगभग 13.5 लाख टन उत्पादन प्राप्त हो रहा है 57.1 लाख हेक्टेयर जमीन पर। तो ये सब डेटा कब का है? 2015-16 का। अभी 2022-23-24 में नया नया डेटा आ गया है। तो पुराना लिखाऊं कि नया लिखवा दूं? पुराना भी लिखवा देता हूं और नया भी लिखवा देता हूं। सबसे अच्छा काम तो यही है ना। ठीक है। जो बजट आया ना अभी पिछले साल का 2024-25 वाला, उसमें जो दिया हुआ, तो पुराना डेटा क्या है कि विश्व के कितने देश जैविक खेती कर रहे हैं, उसका आंसर क्या है? 179। पर अब इन देशों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 187। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है बेटा? वेरी गुड। तो पुराने डेटा में देश कितने थे बेटा? 179। नए डेटा में देश कितने हो गए हैं? 187। पुराना क्षेत्रफल कितना था? 50.9 मिलियन हेक्टेयर। 509 लाख को मिलियन हेक्टेयर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50.9 लाख। अब ये कितना हो गया बढ़ के? 57 मिलियन हेक्टेयर, है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल पहले भी ऑस्ट्रेलिया में था और अभी भी ऑस्ट्रेलिया में।
सर्वाधिक किसान कहाँ है? जैविक खेती करने वाले सर्वाधिक किसान कहाँ है? भारत। क्या ऐसा हो सकता है कि किसान भारत में ज्यादा और क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया में? कैसे हो सकता है, मुझे बताओ जरा, थोड़ा दिमाग चलाओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसान तो भारत में ज्यादा है और क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया में? अरे ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी के पास 500 हेक्टेयर जमीन है, एक के पास 1000 है, एक के पास 2000 हेक्टेयर जमीन है। भारत में एक आदमी के पास 0.2 हेक्टेयर है, एक के पास 0.1 हेक्टेयर, एक के पास 0.5 हेक्टेयर। तो एवरेज अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा आता है, क्योंकि वहां ज्यादा जमीन है। और वो सीधे प्रमाण पत्र लेते हैं 100 हेक्टेयर के प्रमाणीकरण। अपने यहाँ 100 हेक्टेयर में 150-200 किसान आ जाए और ज्यादा आ जाए, है ना। यहाँ ले रखा 2 बीसवा का प्रमाण पत्र दे दो, 2 आरे का दे दो, 1 बीघा का दे दो, आधा बीघा का दे दो। तो अपने प्रमाण पत्रों की संख्या तो ज्यादा है पर कुल क्षेत्रफल कम, है ना। चलिए, वेरी गुड। अब जैविक खेती के मामले में भारत का उत्पादन में चौथा नंबर आता है। उत्पादन में भारत का नंबर कौन सा है बेटा? उत्पादन क्षेत्रफल में कर लेते हैं इसको अपन, है ना। क्षेत्रफल में भारत का नंबर कौन सा है? उत्पादन तो क्लियर आता ही नहीं बाहर कितना है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर अर्जेंटीना है, फिर दूसरा है, और चौथे नंबर पे कौन आता है अपना? भारत आता है। अब इन डेटा पे ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना, बस ये ध्यान रखना है कि विश्व में ज्यादा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। किसान ज्यादा कहाँ है? भारत में। जैविक जिला अपना डूंगरपुर, है ना। लिखना है? कहां से लिखना है? ये लिख लिए? चलो यहां से लिखा बेटा?
अवधारणा है ना, एक मात्रा गड़बड़ हो गई। अच्छा मुझे बताओ, JBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? सुभाष पालेकर। लिखवा दूंगा मैं, इसमें लिख लेना, है ना। JBNF के जनक सुभाष पालेकर। मोदी जी तो तैयार हो गए थे 2019 में, उन्होंने ड्राफ्ट दे दिया ICR को कि 2023 तक भारत को 100% जैविक खेती में परिवर्तित कर दें। बोले ऐसी योजना बनाओ कि 4 साल के अंदर अंदर भारत का 100% क्षेत्रफल काय में आ जाए, जैविक खेती में। फिर ICR वालों ने कहा कि दिमाग खराब तो नहीं है, भूखे मर रहे थे, हरित क्रांति आई जब तो पेट भरने लगा है। अरे इतना उत्पादन नहीं ले सकते कि 145 करोड़ लोगों का पेट भर दे, है ना। थोड़ा बहुत कर सकते हैं। योजना आयोग ने कहा है कि 10% क्षेत्रफल जैविक कृषि के अंतर्गत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10%। आप 100% करने जाओगे तो बाहर निकल जाओगे, है ना। ये लिख लिया। मैं लिख देता हूं, योजना आयोग ने कितना प्रतिशत बताया। योजना आयोग के अनुसार कितना क्षेत्रफल जैविक कृषि के अंतर्गत होना चाहिए? बताओ कितना होना चाहिए? 10%। अच्छा प्रश्न है। तुम मुझे एक बात तो बताओ, भारत में कृषि योग्य भूमि है कितनी? नहीं पता। 141 मिलियन हेक्टेयर। कितनी है बेटा? 141 मिलियन हेक्टेयर। मैंने वहां लिखवाया होगा यार, सच से सगनता में कुछ कुछ नहीं लिखवाया। कितना होना चाहिए? 10%। जालना शहर महाराष्ट्र में बेटा, उसको सीड सिटी कहते हैं, बीजों का शहर जालना, है ना। जैसे सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी लुधियाना को कहते हैं, वैसे ही जालना को सीड सिटी का, बीज उद्योग के लिए जाना जाता है। चलो चलो।
लिखा बेटा? और आगे करूं? लिखा बेटा? चलो चले आगे। देवताओं ये पहले भी ऑस्ट्रेलिया भारत ही था, है ना? क्षेत्रफल में भारत कौन से स्थान पर है? फोर्थ पोजीशन। कल तुम थोड़ी आए थे 12th के एग्जाम में, वो जो रिजल्ट के प्रोग्राम में। तुम हॉस्टल में थोड़ी रहते हो। भयंकर रिजल्ट ला दिया यार 12वीं वालों ने। चले आगे बेटा।
चल सकते हैं। चलो, अब देखो, मैंने शुरू में आपको कुछ चीजें बताई थी, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द आता है यहाँ पर, JBNF, जीरो बजट नेचुरल। एक आता है नेचुरल फार्मिंग, एक आता है टिकाऊ खेती, है ना, जिसको अपन कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक बात बता देता हूँ, फार्मिंग और एग्रीकल्चर दोनों एक ही शब्द होते हैं ना, ये ध्यान रखना है। फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक ही शब्द है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अब सबसे पहले अपन देखते हैं टिकाऊ खेती, नेचुरल फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये तीनों ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही प्रकार होते हुए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग कैसे? टिकाऊ का मतलब होता है जो लंबे समय तक बना रहे, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? टिकाऊ। स्थायित्व का गुण ही क्या कहलाता है? टिकाऊपन। तो किसी घटक की उत्पादकता को कम किए बगैर लंबे समय तक उत्पादकता प्राप्त करना ही टिकाऊपन कहलाता है, और ये परिभाषा आपके 12th की बुक में दी हुई है। और इसी पर आधारित खेती क्या है? टिकाऊ खेती। इसका मतलब आपका मन हो तो भू परिष्करण करो, आपका मन हो तो उर्वरकों का प्रयोग करो, पर केवल उतना ही करो जिससे मृदा की जो स्थिति है, जो उर्वरता है, उसमें कोई गिरावट नहीं आए। इस खेती को क्या कहेंगे अपन? टिकाऊ खेती। ऐसी खेती जो लंबे समय तक बिना उर्वरता को कम किए टिकी रहे, उसी को क्या कहेंगे? टिकाऊ खेती। दूसरा होता है नेचुरल फार्मिंग, इसको कहते हैं डू नथिंग फार्मिंग। क्या कहते हैं बेटा? डू नथिंग। डू नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करने वाली खेती। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भू परिष्करण भी नहीं करना है। जैसे जंगल में पौधे उगते हैं वैसे ही खेती करना है। मतलब बाहर से कोई भी चीज लाके नहीं डालना है, जो प्रकृति में उपलब्ध है वही चीजें डालना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भू परिष्करण करते हैं, पर नेचुरल फार्मिंग में भू परिष्करण भी नहीं करते हैं, केवल प्राकृतिक पेड़ पौधों की पत्तियां, गोबर ओबर का प्रयोग ही करते हैं, और भू परिष्करण भी नहीं करते। ये कौन सी हो गई अपनी? नेचुरल फार्मिंग। एक होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो एक समाज सेवक थे जिनका नाम था सुभाष पालेकर, उन्होंने एक ऐसी पद्धति विकसित की। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है। कभी कभी तो इतना सूखा पड़ जाता है कि पीने के पानी की ट्रेन भेजना पड़ती है दूसरे राज्यों से। यूपी से महाराष्ट्र ट्रेन जाती पीने का पानी ले, है ना, इतने खतरनाक स्थिति है वहां की। तो वहां के किसान आत्महत्या बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कर्जा लेके चीजें खरीद लाते हैं, फिर फसल नष्ट हो जाती है तो कर्जा देने में ब्याज लगता है, और आखिरी में कर्ज के बोझ के तले आके डिप्रेशन में जाकर मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी खेती बनाऊंगा जिसमें बाहर से खरीद के कुछ भी नहीं लाना पड़े। इसीलिए उन्होंने नाम ही क्या रखा? जीरो बजट। पैसे लगना ही नहीं चाहिए। बोले बीज कहाँ से लाएंगे? बोले अपने गांव में आसपास जो भी बीज है, जो सैकड़ों सालों से अपने बाप दादा उगाते आ रहे हैं, वही बीज उगाएंगे, क्योंकि वो इस क्षेत्र के अनुकूल है। बाहर का हाइब्रिड सीड लेके आए, यहाँ चलेगा ही नहीं, सूखा झेल पाएगा क्या? नहीं। पर यहाँ जो इतने सालों से उगते आ रहे हैं पौधे, उनके बीज तो यहाँ सूखा सहनशील हो ही गए होंगे। तो वहां पर लोकल लैंड रेसेस, मतलब ऐसी किस्में जो यहीं की लोकल है, उनको कहते हैं लैंड रेसेस। क्या कहते हैं बेटा? लैंड रेसेस। उन्हीं बीजों को उगाया जाता। दूसरी बात, इसमें उन्होंने, सुभाष पालेकर जी ने 4 पिलर्स दिए, जिसको नाम दिया जीवामृत, बीजामृत, वापसा और आच्छादना। इसके बारे में पिछले सुपरवाइजर में क्वेश्चन भी आया, तो मैं लिखवा दूंगा कि इसमें क्या क्या होता है और कितना कितना होता है। ठीक है, तो अपन बस इतना ही लिखेंगे। पहला एक हेडिंग लिखो, टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये मैटर हो सकता है उस बुक में जो लिखा उससे थोड़ा बाहर जाए, पर जाना भी जरूरी है ना। लिखा टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग, है ना। खेती का वह प्रकार जिसमें खेती का वह प्रकार जिसमें मृदा की उत्पादकता को कम किए बगैर
खेती का वह प्रकार जिसमें मृदा की उत्पादकता को कम किए बगैर लंबे समय तक, लंबे समय मतलब कई वर्ष, खेती का वह प्रकार जिसमें मृदा की उत्पादकता को कम किए बगैर लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त किया जाए। अब देखो ये केवल एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि कुछ भी करो उत्पादकता कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन पड़े जो करो, जैसे घर वाले कहते हैं ना, तुम्हारा मन पड़े जो करो, सुपरवाइजर बन जाओ बस। तो ऐसे ही टिकाऊ खेती भी क्या कहती है कि उत्पादकता मत गिरने दो, इसके अलावा जो इच्छा हो वो करो। ठीक है, तो टिकाऊपन एक कॉन्सेप्ट। जैसे अपने पहले एडवर्टाइज आते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब जो लंबे समय तक टिका रहे। किसी को टिका देते हैं वो टिकाऊ नहीं होता है। चलो दूसरा क्या लिखेंगे, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। हमारे एमपी में तो क्या है कि किसी को जूते मार देते हैं, कहते हैं 2 जूते टिकाए मैंने उसको। तो बच्चे से पूछे टिकाऊ खेती किसकी, बोले जिसमें किसान सभी मजदूरों को एक एक झापट टिका देता है। टिकाऊ का मतलब सस्टेनेबल। अभी तुम आईएएस वाईएएस की तैयारी करते तो सस्टेनेबल ज्यादा लंबा चलता है, 4-5 लेक्चर लेना पड़ते हैं उसके, है ना। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का एक सस्टेनेबल गोल होता है। सस्टेनेबल गोल मतलब पृथ्वी को बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक अच्छा जीवन यापन करना। तो ये किसी देश का उद्देश्य, किसी इंसान का उद्देश्य नहीं होता है। इंसान हमेशा लालची, इंडिविजुअल, एक आदमी जो है, एक परिवार जो हमेशा अपने बारे में सोचेगा, है ना। पर कंट्री चलती है कोऑपरेटिविटी से। कोऑपरेटिविटी मतलब सहकारिता से। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाया है ना, कि मुनि जो है वो प्रकृति में वनों का विनाश नहीं करता, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेड़ नहीं काटता है, वो प्रकृति में वनों के महत्व के बारे में सोचता है। तो हे अर्जुन, तू समाज के कल्याण में ही अपना कल्याण सोच, व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना छोड़ के समाज कल्याण की भावना से कार्य कर, क्योंकि तू भी तो इस समाज का ही एक हिस्सा है। जिस दिन समाज खुश हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। तो ये किसी कंट्री को सोचना है। आदमी क्या सोचता है, मैं सुपरवाइजर बन जाऊं, बाकी कोई भी नहीं बने। तो ये तो दूसरों का कल्याण अपने मन में है ही नहीं। और यही देश में समस्या आ रही है, इतनी ज्यादा लूट पट्टी, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, है ना। जो अपना मन खट्टा हो जाता है न्यूज़पेपर में खबरें सुन सुन, वो सब इसी कारण से, क्योंकि अपने सिलेबस में बचपन से लेके अभी तक कभी भी समाज कल्याण के बारे में नहीं सिखाता। कोई बात ही नहीं करता। समाज कल्याण का मतलब पूछ लो, नहीं बताए बच्चे, है ना। तुम बताओ, अपन जब से पैदा हुए, जब से आज तक जिन जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, क्या हमने बनाई है? किसने बनाई? किसी और ने बनाई। अच्छा, क्यों बनाई? समाज कल्याण के लिए बनाई। तो दुनिया में 0.001% वैज्ञानिक है, और भारत में 5, 10, 15 जीरो और लगा दो, उसके बाद आते हैं। ये जो बिजली बनाई, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, है ना। पता है कि नहीं तुमको? उस आदमी ने 1092 आविष्कार किए अपनी जिंदगी में। कितने? टेलीफोन भी उसी ने बनाया, बल्ब भी उसी ने बनाया, पंखा भी उसी ने बनाया। तो वो आदमी इतना सब कुछ कर गया, अपन धन्यवाद देना ही नहीं सिखाते अपने यहाँ। जापान में तो सिखाते, उनके जूते को भी लात लग जाती तो सॉरी बोलते हैं। इससे धन्यवाद का भाव पैदा होता। पर अपने ऐसी बातें करो तो बोले ये मार साहब थोड़े से खसक गए, मुझे तो बेहकी बेहकी बातें करते हुए दिखाए। यहाँ बात करो लालच की, पैसा आएगा पैसा, ऐसे सुपरवाइजर बन जाओ, गड्डी गड्डी लेके आना घर पे, बड़ी गाड़ी खरीद लेना, थार लेके घूमना, 4 मंजिल मकान बना। बच्चे खुश, बोले हाँ यार, भयंकर मोटिवेट कर। कभी मैं कह दूं ना, गलती से एक सुपरवाइजर बन के किसानों को उनका हक दिलाना है, उनकी खेती में सुधार करना है, रसायनों का प्रयोग कम करना है, देश दुनिया जो है वो प्रदूषण से जूझ रही, कितना कैंसर होता है, तो बोले ये फालतू बातें करते। और कह दूं ना कि किसान से आधा पैसा उसको देना, आधा जेब में डालना, सोचो 5,000 किसान है, 1,000 रुपए दे, कितने होते हैं? 50 लाख। एकदम से मोटिवेशन आता है कि अब तो बन जाऊंगा मैं सुपरवाइजर। चलो क्या, ठीक है, ये लिख लिया टिकाऊ खेती। अब नेचुरल फार्मिंग में लिखो, कुछ नहीं करने वाली खेती। यही प्रश्न आएगा इस साल सुपरवाइजर, कि कुछ न करने वाली खेती, डू नथिंग फार्मिंग किसे कहा जाता?
अच्छा, हिंदी में एक शब्द होता है नगण्य, कभी सुना तुमने? अंग्रेजी में नेग्लिजिबल कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसको कहते हैं नहीं के बराबर। क्या कहते हैं? तो इस खेती में भू परिष्करण नहीं के बराबर किया जाता है। मतलब मान लो मेरे को कोई बीज जमीन के अंदर डालना है, मैं एक छेद तो बना ही सकता हूं के, उसको भू परिष्करण थोड़ी कह देंगे। अभी एक कोई बालिका पूछ रही थी कि गोबर, गाय चारा खाती है, डीडीटी तो उसके गोबर में भी होगा, तो फिर वो गोबर डालने से ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हो गई? तो इस दुनिया में 100% कुछ भी प्योर नहीं होता, इतना तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं 4-4 किलो डीडीटी डालने लग जाऊं खेत, है ना? थोड़ा बहुत तो वहां पे लिमिट है परमिसिबल के, इससे ज्यादा मात्रा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हर रसायन की निश्चित है। पर अभी अपन इस लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं पढ़, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा डीडीटी की मात्रा इतने मिलीग्राम होना चाहिए, 2,4-D की इतनी होना चाहिए, पूरे सारा केमिस्ट्री ला के रखना पड़ी। तो वो उनका काम है जो चेक करते हैं, अपना काम क्या है? प्रमाण पत्र लेना। चलो, इसके जनक कौन है प्राकृतिक खेती के? मोसानोबु फुकुओका। कहाँ के थे ये? जापानी। 1931 में इन्होंने प्राकृतिक खेती के सिद्धांत दिए। ये लगभग जंगलों में जिस प्रकार से वन बढ़ते हैं उसी प्रकार की खेती, ये मान के चलो। सॉरी। तीसरा लिखो जेबीएनएफ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसको एसपीएनएफ भी कहा जाता है, पता है? सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। इसका एक और नाम क्या है? एसपीएनएफ। सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। तो इसके जनक कौन है बेटा? इसमें लिखो इसके चार आधारभूत स्तंभ है। कौन कौन से? नहीं पता? चलो, जीवामृत, बीजामृत, वापसा और आच्छादना। पहले को क्या कहेंगे बेटा? जीवामृत, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। दूसरे को क्या कहेंगे? बीजामृत। तीसरे को क्या कहेंगे? आच्छादना। और चौथे को क्या कहेंगे? वापसा। आच्छादना का मतलब होता है मल्चिंग, और वापसा का मतलब होता है नमी। अब इसमें क्या क्या मिलाते हैं जीवामृत में? देखो, 10 किलो गाय का गोबर या गोबर कितना होता है? 10 kg। अब तुमने तो एक के नीचे एक लाइन में लिख लिया होगा, जगह बची नहीं होगी। पहले मैं लिख देता हूं, फिर देख लेना, अगर नहीं हो तो वापस हेडिंग जीवामृत डाल के लिख लेना, है ना? पशु मूत्र, उसमें गोमूत्र लिख रखा है ना, ये ध्यान रखना है। गुड़ 1 किलो। और दलहनी फसल। अब वो दलहन फसल क्या हो सकती है? चना भी हो सकती है, उड़द मूंग भी हो सकती है ना? कोई सी भी फसल अच्छी वाली, उसके बीज प्लस मुट्ठी भर उर्वर मृदा।
अंग्रेजी में इसको पिछले साल वर्जिन सॉइल कहा गया। क्या कहा गया बेटा? यही पूछा था, है ना। अब ये उर्वर मृदा कहाँ की हो सकती है? या तो खेत की, उर्वर खेत की हो सकती है, पर हम खेत में तो रसायनों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है बरगद के नीचे की, या जंगल की। और फिर नहीं मिले तो उर्वर खेत से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बीजामृत में इतनी चीजें मिलाते हैं, 10-10, एक-एक मुट्ठी भर। 10 किलो गोबर, 10 किलो पशु मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दलहन, और एक मुट्ठी मिट्टी। एक मुट्ठी मिट्टी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव कहां से लाएंगे, तो वो मुट्ठी भर मिट्टी से आ जाएंगे। 1 ग्राम में करोड़ों करोड़ों जीवाणु होते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी अगर बरगद के नीचे की ले ली तो जीवाणु आ जाएंगे, और ये भरपूर भोजन है, खाद बायो फर्टिलाइजर दोनों बन जाए। लिख लो, जीवामृत। और इसमें 200 लीटर पानी भी मिलाएंगे, है ना। कितना मिलाएंगे? एक ड्रम में ये सब डाल देंगे, 200 लीटर पानी हो जाएगा। अच्छा, बिना पानी के इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घन जीवामृत। क्या कहते हैं? जैसे मान लो एक तगारी में अपन ने 10 किलो गोबर लिया, पशु मूत्र डाल दिया, दलहन का आटा डाल दिया, है ना। इसमें आटा लिख लेना, दलहनी फसल। और मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। अब ये तो गाढ़ा मिक्सचर है, इसको कहते हैं घन जीवामृत। जब इसको पानी में मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? जीवामृत बन जाता है। अब बीजामृत में क्या मिलाते हैं? 2 लीटर गोबर प्लस 2 लीटर 2 किलो गोबर की, लीटर में कैसे गोबर लूंगा यार मैं। 2 लीटर पशु मूत्र, 50 ग्राम नींबू का रस, और 20 लीटर पानी। क्या हो गया बेटा? दलहनी फसलों के आटे को अपन बेसन कहते हैं ना, ये ध्यान रखना। कहीं बेसन लिख दे, डर मत जाना तुम। नीम की पत्तियां भी मिलाते हैं इसमें ना, नींबू का रस की जगह क्या मिला सकते हैं अपन? नीम की पत्तियां। देखो, ये तो क्या हो गया अपना, जैविक खाद हो गई। ये क्या हो गया अपना, जैव उर्वरक हो गया, बायो फर्टिलाइजर, है ना। इसमें बीजों को 20 मिनट तक डुबा के रखते हैं, फिर उनकी बुआई कर देते हैं। अब आच्छादना या मल्चिंग, ये तो अपन ने पढ़ ही रखा है।
है ना। पेड़ पौधों की पत्तियों से मृदा को हमेशा ढक के रखना है, कभी भी सूरज की तेज धूप सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं अपन? आच्छादन। मृदा को हमेशा क्या करके रखना है? मृदा को सदैव, है ना, ढकना। ढकना कैसे है? पत्तियों या फसल अवशेषों। और वापसा मतलब हमेशा नमी बनाए रखना। बहुत काम किया है सरकार ने इस पे। जीरो बजट। अंशुल सर है ना, उनकी पीएचडी भी इसी पे हो रही, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। चलो अब अपन कल पढ़ेंगे जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण, ठीक है। आज बहुत पढ़ लिया अपन ने। बोर तो नहीं हो गए तुम आज? है? बोले सर हम तो सोच रहे हैं कब खत्म हो कंप्लीट कोर्स। तेईस तारीख है आज।